4 lectures, a complete revision I will provide you. Okay, so let's start. So from starting in unit 1, very first question is what is software engineering? As our subject name is also software engineering, and the very first question is what is software engineering? Software engineering होती क्या है, उसके characteristics हैं, that is okay. That is the last year question. Next, so what is the answer of this question? Answer of this question is software means a collection of programs. Software basically होता क्या है, collection of programs जिसके objective क्या है कि वो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके. ठीक है, सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, तीन इस पार्ट्स को कह सकते हैं, कंसीडर करते हैं. सॉफ्टवेयर अपने अंदर तीन चीजों को इंक्लूड करता है. ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन इज प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड थर्ड वन इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ठीक है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो हम देते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन है किसका, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का, जो हम राइट करते हैं सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ मैनुअल्स, मतलब वहां पे क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है सॉफ्टवेयर के बारे में. ठीक है, हमने इसमें किस किस चीजों को यूज किया हुआ है उसके बारे में, उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट्स, उससे रिलेटेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर मीन्स वो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कैसे करना है. अगर हमने यूजर को दे दिया तो वो हमें बता रहे हैं कि हमें उसको ऑपरेट कैसे करना है. ठीक है, यूजर को बिगिनर्स गाइड दे रहे हैं एक तरह से, कैसे उनको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, कैसे उसको यूज करना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर. होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. और सॉफ्टवेयर तीन चीजों को कंसिस्ट करता है, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और यू कैन से सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड. डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, वो एक डॉक्यूमेंट ही है मीन्स, ठीक है, जिसमें क्या करा गया, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, उसमें फ्लो चार्ट, थ्योरी या डायग्राम्स, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर. उसमें क्या बताया गया है कि सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कैसे करना है, चाहे वो उसमें बिगिनर्स गाइड है या फिर इंस्टॉलेशन गाइड है, सब ट्यूटोरियल्स उसके अंदर होते हैं. ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर को यूजर को दे रहे हैं तो उसको हम बता रहे हैं कि उसको ऑपरेट कैसे करना है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अभी हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है. ठीक है, सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ डिसिप्लिन whose aim is the production of fault-free software that satisfies the user need that is to be delivered on time and within budget. मतलब ये क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन एम ही क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि क्या हो, फॉल्ट फ्री हो, यूजर्स की नीड को सेटिस्फाइड करे, टाइम के अंदर डिलीवर्ड हो, और बजट विद इन बजट के अंदर डिलीवर. So this is the exact definition of software engineering. I hope you all are understand. If you are having any problem in any of the topic, then comment me in the comment section, as we are revising the topic so fast. Okay, as this is the revision, or we can say crash course. Okay, so next we are having next topic in this question is characteristics of software engineering. Software engineering की characteristics क्या क्या होते हैं. फर्स्ट है यूजेबिलिटी. यूजेबिलिटी मतलब कि जितना उस पर्सन को, जितना कस्टमर को सॉफ्टवेयर यूज करने में इजी लगेगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल उसको यूज कर पाएंगे. जितना सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने में इजी होगा, उतने नंबर ऑफ पीपल उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और यूज कर पाएंगे. ठीक है, तो उसकी यूजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितना वो इजी टू यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल. ठीक है, इट मीन्स वी कैन मेक नेसेसरी चेंजेस. मतलब अगर हमें चेंजेस करने हैं इन फ्यूचर, कोई भी वर्जन ऐड करना है, कोई फंक्शनलिटी ऐड करना है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग वन डायग्राम. From exam point of view, you can draw this diagram in exam. Okay, next we are having maintainability of software. Maintainability क्या होता है, every software मतलब हर एक सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए. बाई चांस कोई भी एरर या बग अपीयर होता है तो हम उसको फिक्स करके उसको मेंटेन करके रख सकें. नेक्स्ट वी आर हैविंग पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी क्या होता है, मतलब अगर हमें किसी भी हार्डवेयर के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है तो हम कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. रिलायबिलिटी से क्या मतलब है,
एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड डिजायर्ड फंक्शनैलिटी, मतलब हर कंडीशन कुछ भी हो, चाहे एनवायरमेंट कुछ भी हो, हर एक सिचुएशन के अंदर वो उस डिजायर्ड फंक्शनैलिटी को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एंड सिक्स्थ वन इज, लास्ट एंड सिक्स्थ वन इज, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। सॉफ्टवेयर को वियर आउट नहीं किया जा सकता, जैसे हार्डवेयर को वियर आउट किया जा सकता है। हार्डवेयर खराब हो गया तो उसको हम कैसे कर सकते हैं वियर आउट, उसके पार्ट्स को रिपेयर करके, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है, हमें री इंजीनियर करना पड़ता है, ठीक है। मीन समथिंग इज नो लॉन्गर ऑफ एंड यूज, ठीक है। जब कोई चीज दोबारा यूज करने लायक नहीं होती तो वो कौन से फेज में आ जाती है, कौन सी स्टेट में आ जाती है, तो वो वियर आउट स्टेट में आ जाती है। दैट इट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन इट वाज बिल्ट फॉर, मतलब जिस फंक्शन के लिए वो बनाई गई थी वो वैसे फंक्शन परफॉर्म कर ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल ए प्रिंटर रीचेस वियर आउट स्टेट। प्रिंटर अपनी वियर आउट स्टेट में कब आता है, जब वो और प्रिंट कर ही नहीं सकता, जब उसकी इंक फिनिश हो गया, या फॉर एग्जांपल कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में बी रिटायर, सॉफ्टवेयर को रिटायर किया जाता है या फिर वियर आउट फेज में वो कब जाता है, ड्यू टू एनवायरमेंट चेंजेस, या तो उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ है, ठीक है, या उसको न्यू रिक्वायरमेंट्स की नीड है, न्यू एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। बट ए हार्डवेयर कैन वियर आउट बाय रिपेयरिंग, पर हम हार्डवेयर को कैसे वियर आउट कर सकते हैं, उसको रिपेयर करके। नेक्स्ट challenges of software engineering, the method used to develop small और medium, जो हम small और medium scale पे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं मेथड्स, वो हो सकता है कम्प्लेक्स स्केल पे हम यूज ना कर पाए, ठीक है, वो उसके लिए स्टेबल ना हो, ठीक है। सो ये सबसे फर्स्ट चैलेंजेस है। नेक्स्ट है सेकंड, चेंज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर अनअवॉइडेबल, मतलब कि जो चेंजेस उसको रिक्वायर्ड है विद इन द अपडेशन ऑफ द वर्जन, हो सकता है कि वो मतलब उन चेंजेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमें करने ही पड़ेंगे, ठीक है, और जल्दी से जल्दी करने पड़ेंगे, ठीक है। इन टूडेज वर्ल्ड चेंजेस क्या हो रहे हैं, बहुत रैपिडली हो रही हैं, तो उन चेंजेस के साथ चलना, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना एक क्या है, मेजर चैलेंजेस है, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स अगर आप कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट ही ढंग से नहीं ले रही हो, ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन फॉर्मल नहीं है तो क्या है, ज्यादा टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को बनाने में, आपको पता ही नहीं बनाना क्या है, टाइम वेस्टेज हो रही है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आप स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट है द यूजर जनरली हैज ओनली शॉर्ट आइडियाज अबाउट द स्कोप। यूजर को स्कोप और रिक्वायरमेंट के बारे में बहुत शॉर्ट आइडियाज होते हैं, ठीक है, उसको पता नहीं बेसिकली कि कस्टमर को कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए, ठीक है। तो दिस यूजुअली रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब ये अगर ऐसी चीज ऑफर होती है तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना देते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट को ही मीट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये भी क्या है, वन ऑफ द मेजर चैलेंज। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर टू बी। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम बाद में बग्स आते हैं, हमें सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है, फिर से अंडरस्टैंड करके उसकी कोडिंग वगैरह को ढूंढना पड़ता है, बग कहाँ है, और उसको फिर से रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम बग्स को क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे ही आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं बग्स को इनिशियल स्टेज पे, तो हमें बहुत सारी रिसोर्सेज की नीड होती है। रिसोर्सेज की नीड होगी तो ऑब्वियसली बात है खर्चा ज्यादा होगा, और मे भी पॉसिबल कि वहां पे वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो भी या नहीं भी हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक वन ऑफ द मेजर चैलेंज। ओके, सो दीज आर और द, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, और मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं जो हम फेस करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन एसडीएलसी इन डिटेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आपको ये आ गया तो आप कोई भी मॉडल को, अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप एग्जाम में उसको खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सिमिलर। आपको अगर एसडीएलसी आती है देन यू कैन राइट। ओके, सो एसडीएलसी क्या है, एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल वी कैन से। ओके, एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है यूज बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट टीम के द्वारा यूज की जाती है, किस लिए, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो हम अगर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसमें ये वाले स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा प्लान एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो हमारा मेन स्टेप है कि हम क्या कर रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर आउट कर रहे हैं विद द फ्रॉम द यूजर, फ्रॉम द कस्टमर्स, कि उसको चाहिए क्या, वो एक्चुअल में चाहता क्या है, ठीक है। इंटरव्यूज करके, चाहे सर्वे करके, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करके,
मतलब बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसको हम एलिस्टेशन टेक्निक्स बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट को गैदर आउट करते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द SDLC इज प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस साफ साफ आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि हमें बनाना क्या है, ठीक है, और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट को गैदर आउट कर रहे हैं यूजर से, कस्टमर से, थ्रू इंटरव्यू, थ्रू सर्वेस, थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यूज। ओके, सो नेक्स्ट फेज इसमें क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, वंस द रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड, एक बार आपने क्या करा, रिक्वायरमेंट को गैदर आउट कर लिया, तो उसके बाद हम क्या कंडक्ट करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर आउट करी, ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर को बनाना टेक्निकली, इकोनॉमिकली या ऑपरेशनली फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। जो जो रिसोर्सेज, जो जो टेक्नोलॉजी, बजट वगैरह जो भी चाहिए उसको बनाने के लिए, क्या वो अवेलेबल है, क्या वो फिजिबल है रियली में बनाना। कहीं पता चले कि हम बना के तो दे रहे हैं लेकिन हमें कस्टमर उतनी कॉस्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जितनी हमारी लगी है, तो वो हमारे लिए फिजिबल नहीं हो पाएगा ना तब, ठीक है। तो ये यहाँ पे होती है हमारी सबसे पहले प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, देन होती है फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है, कि मार्केट डिमांड में ये सॉफ्टवेयर सही है, ऐसा ना हो कि बना के दे दे, कस्टमर को उतना फायदा ही ना हो जितना हम उससे बजट ले रहे हैं, ठीक है, और बाद में हमें ही बोले। सो नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी स्टडी। और थर्ड है हमारे पास सिस्टम डिजाइन। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम का डिजाइन प्रिपेयर करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर या फिर डिजाइन क्या होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम। इन दिस फेज द सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिजाइन आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट गैदर। जो हमने रिक्वायरमेंट को गैदर आउट किया है उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम आर्किटेक्चर या फिर डिजाइन कह सकते हैं प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लो लेवल और हाई लेवल की डिजाइन होती है, ठीक है, आउटलाइनिंग, कंपोनेंट्स, कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं, डेटा कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, ये सब चीजें इसमें डिजाइन के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कोडिंग पार्ट। कोडिंग से आपको समझ में आ रहा है कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, ठीक है। वंस द डिजाइन इज फाइनलाइज, जब हम डिजाइन को फाइनलाइज कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर प्रोग्रामिंग द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। अपनी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, कोड करते हैं, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसकी कोडिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो जो फंक्शनैलिटी हमें चाहिए, ठीक है। कोडिंग में क्या क्या आता है, सोर्स कोड, बिल्डिंग मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना, ठीक है, पहले यूनिट वाइज लिखना, देन उसको इंटीग्रेट करना। तो कोडिंग स्टैंडर्ड, स्केलेबल कोड, और कोड क्लास में हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं दैट कोड इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। आफ्टर कोडिंग हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग। टेस्टिंग फेज में क्या होता है, द सॉफ्टवेयर अंडरगोज वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, यहाँ पे हम वो सारी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ताकि हमें बग्स का जो पता चल जाए, ठीक है, और हम उसको रिमूव कर पाए या फिक्स कर पाए, ठीक है। तो इसमें पहले होती है यूनिट टेस्टिंग, देन यूनिट मतलब छोटे छोटे यूनिट मॉड्यूल्स की टेस्टिंग जो होती है उसको हम यूनिट टेस्टिंग बोल रहे हैं। अब हम मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जब हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो सिस्टम टेस्टिंग। तो दीज ऑल टेस्टिंग आर इंक्लूडेड इन दिस। टेस्टिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं, टेस्ट केसेस की हेल्प से करते हैं, टेस्ट केस डिजाइन करते हैं टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो ये टेस्ट केसेस का मतलब है। अभी के लिए यहाँ पे हम इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी टेस्टिंग का टॉपिक जो है वो 4th यूनिट में बहुत ज्यादा ब्रीफली अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट टाइम हमारे पास डेप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, एक बार आपने क्या करा, डिजाइन प्रिपेयर कर दिया, एक बार आपकी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली, तो अब क्या है, सॉफ्टवेयर रेडी हो गया रिलीज के लिए, तो मतलब डिप्लॉयमेंट होगा। डिप्लॉयमेंट मीन्स आपने क्या करा, मतलब उसको दे दिया, ठीक है, मतलब किसी पर्सन को या फिर मार्केट में चेक करने के लिए दे दिया कि उसकी इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, चेक करने के लिए कि अब उसका फीडबैक क्या आ रहा है, फीडबैक ले रहे हो। अगर उसमें कुछ कमियां निकल के आती हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, नेक्स्ट फेज में मेंटेन करते हो विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। आफ्टर डिप्लॉयमेंट द सॉफ्टवेयर एंटर्स द मेंटेनेंस फेज। जब आपने उसको मार्केट में डिप्लॉय करा सॉफ्टवेयर को, अगर उसमें कुछ फीडबैक आता है, आपके पास कुछ मिस्टेक्स आती हैं, बग्स आते हैं, तो आप उनको मेंटेन करते हो। देन दिस इज द, ये कहाँ होता है, मेंटेनेंस फेज के अंदर होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द SDLC। 3 चीजें पढ़ी अभी तक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके चैलेंजेस और SDLC, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल। पहले बहुत बार क्वेश्चन आया वाटरफॉल मॉडल का, लेकिन अभी कुछ टाइम से क्वेश्चन आ रहा है बार बार रिपीटिंग में स्पाइरल मॉडल का, ठीक है। तो ये दोनों ही मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और भी मॉडल्स हैं जो हमने पढ़े हैं, हमारे सिलेबस में है, लाइक आइटरेटिव तो स्पाइरल ही होगा, सॉरी, इवोल्यूशनरी मॉडल, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, बट ये दोनों जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आते हैं तो आप इन्हीं में से उनको खुद से गेट करके कर सकते हो। नेक्स्ट है वाटरफॉल मॉडल। सो वाटरफॉल मॉडल वाज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस्ड। एसडीएलसी के बाद जो सबसे फर्स्ट मॉडल हमने डिजाइन किया था, दैट इज जो आया था, दैट इज वाटरफॉल मॉडल। इट इज रेफर टू एज, इसको हम लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स हैं वो लीनियरली परफॉर्म हो रहे हैं, सिक्वेंशियली परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज परफॉर्म हो रहे हैं, वन बाय वन आफ्टर द अनदर। एक स्टेप खत्म हो रहा है तभी दूसरा स्टेप स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल बोल रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज, बहुत इजी है इसको समझना और यूज करना। इन ए वाटरफॉल मॉडल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन। हर एक फेज कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट फेज के स्टार्ट होने से पहले, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन दिस वाटरफॉल मॉडल द आउटकम बताया पहले कि जो आउटकम है वन फेज का, वो इनपुट की तरह यूज किया जाता है नेक्स्ट फेज में, ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में। अगर उसका डायग्रामेटिकल आप देखना चाहो इसको वाटरफॉल मॉडल को, सबसे पहला फेज इसमें वही जो हमने एसडीएलसी में पढ़ा है, ऑलमोस्ट स्टेप्स जो है हमारे सेम ही है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। और वाटरफॉल मॉडल ही इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स हैं वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रहे हैं, दैट्स वाई, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, दैट्स वाई इसको हमने क्या नेम दिया, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है फेज वन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस में क्या हो रहा है कि हम रिक्वायरमेंट को गैदर आउट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, all possible requirements of the system to be developed and are captured in this phase। और फिर उनको क्या कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दी जाती है, लिख लिया जाता है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम डिजाइन। देन उसका डिजाइन प्रिपेयर किया जाता है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द फर्स्ट फेज आर स्टडीड। उसको स्टडी करने के बाद डिजाइन प्रिपेयर किया जाता है। द डिजाइन हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग हार्डवेयर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। और मतलब जब हम डिजाइन बनाते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हार्डवेयर और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और डिफाइनिंग मतलब डिजाइन क्या करते हैं हम, ओवरऑल सिस्टम का एक आर्किटेक्चर प्रिपेयर करते हैं, ओके, कि वो कैसे दिखने वाला है, कैसे उसका डिजाइन होगा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। अब उस डिजाइन को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, ओके। अभी तक हमने डिजाइन बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करना विद इनपुट फ्रॉम द सिस्टम डिजाइन। द सिस्टम इज फर्स्ट डेवलप्ड इन स्मॉल प्रोग्राम्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिट्स। फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ईच यूनिट इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड, मतलब हर एक यूनिट जो है वो डेवलप की जाती है और फिर उसको टेस्ट कर लिया जाता है यूनिट टेस्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, जो हमने उसी के पार्ट के लास्ट में पढ़ लिया, बट यहाँ आप अलग से दे सकते हो। इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग मतलब आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजाइन इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं हमारे को, उनको इंटीग्रेट करके और उसकी टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम। वंस द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज डन। एक बार फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हो गई तो प्रोडक्ट को कहाँ डिप्लॉय कर दिया जाता है, कस्टमर के एनवायरनमेंट में या फिर मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। देन कोई फीडबैक आता है तो हम उसको मेंटेन कर देते हैं यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग, कि क्या फीडबैक मतलब क्या कुछ कमियां इसमें रह गई हैं, उसको हम मेंटेन कर देते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस क्या थी, बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है, इजी टू मैनेज है। जो फेजेस है आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड एट ए टाइम, ठीक है। क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस है, टास्क को अरेंज करना भी बहुत क्या है, बहुत इजी है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो रिस्क है वो हमें स्टार्टिंग फेज इनिशियल स्टेजेस पे पता नहीं चल रहे, एंड में आके हमें रिस्क पता चल रहे हैं कुछ, ठीक है। तो दोबारा से उसको प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज थी। तो नेक्स्ट आया हमारे पास स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल ने क्या करा, इसकी डिसएडवांटेज को अपनी एडवांटेज बनाया, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड इटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। स्पाइरल क्या होता है, मींस लूप, गोल गोल स्पाइरल, ठीक है। जैसे आपकी स्पाइरल नोटबुक होती है उसी टाइप में। It looks like spiral with many number of loops। उसमें क्या होते हैं, iterations होती है, loops होते हैं बहुत सारे। The exact number of loop
अननोन है, ठीक है। किसी को नहीं पता कि उसमें कितने लूप्स होते हैं, तो जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप है वो अननोन है, और वो वेरी करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे डिपेंड करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में कितने हो सकते हैं और किसी में कितने। नेक्स्ट है हमारे पास फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल में सबसे फर्स्ट आता है प्लानिंग, प्लान करना कि हमें बनाना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क एनालिसिस करना, ठीक है। मैंने बताया कि इसकी सबसे बड़ी मेन एडवांटेज क्या है कि हम रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं इनिशियल स्टेजेस में, तो इसका सेकंड स्टेप ही क्या है, रिस्क एनालिसिस करना। नेक्स्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। इन द इंजीनियरिंग फिर सॉफ्टवेयर को क्या करा जाता है, डेवलप किया जाता है। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही सब चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट में फिर से प्लानिंग, फिर मीन्स अगले फेज की प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो अभी तक तो ये क्या आए थे, फेज आए थे। अब हर एक फेज को, ये जो 5 हमारे फेज आए, अब इन पांचों फेज को, हर एक फेज को क्या किया गया, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया। और वो 4 क्वाड्रेंट्स कौन सी है, जिसमें से सबसे फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। सेकेंड वन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिस्क को और साथ साथ उसको रिजोल्व भी कर रहे हैं। थर्ड वन, डेवलप कर रहे हैं नेक्स्ट वर्जन उस प्रोडक्ट का। और फिर फोर्थ में हम नेक्स्ट फेज पे चल रहे हैं, ठीक है, उसके नेक्स्ट। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, इसको स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट को गैदर आउट किया गया कस्टमर से, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव को समझा, उसको एनालाइज किया गया, स्टार्ट ऑफ एवरी फेज, देन जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके अल्टरनेटिव पॉसिबल सॉल्यूशन, जो पॉसिबल सॉल्यूशन है हम उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। अब हमने कोई उसका सॉल्यूशन चूज कर लिया, तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हम इस पॉसिबल सॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है, तो क्या ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन यही है, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं तो कौन कौन से रिस्क आने वाले हैं, और ये रिस्क आएंगे तो इन रिस्क को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। अब उसका नेक्स्ट वर्जन डेवलप करना है, ठीक है। मींस नेक्स्ट वर्जन मींस द आइडेंटिफाइड फीचर्स तो क्या हो गए, डेवलप हो गए, एंड वेरीफाइड थ्रू टेस्टिंग। एट द एंड ऑफ थर्ड पॉइंट, सॉरी, wait for a minute. I have just scrolled the page. Okay, so we are back now. डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। हमने सेकंड फेज में क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, रिजॉल्व कर लिया था रिस्क को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी उसके फीचर्स है, ठीक है, जो भी डेवलप हुआ फीचर, उनको वेरीफाई कर रहे हैं टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है। अब फिर थर्ड के बाद हम फोर्थ स्टेप पे जा रहे हैं, मीन्स उसका नेक्स्ट वर्जन सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्जन मतलब नेक्स्ट क्या हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है, नेक्स्ट वर्जन जो अवेलेबल होएगा उस सॉफ्टवेयर का, ठीक है। फोर्थ है रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज पे मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है उसके क्वाड्रेंट के अंदर एंटर करने वाले हैं, ठीक है। और ये लूप चलता रहेगा हमारा फेज वाइज, हर एक फेज में एंटर करेगा, फिर उस फेज के जो स्टेप्स हैं उनको कंसीडर आउट करेगा, और ये लूप चलता रहेगा। और ये लूप्स किस पे डिपेंड करते हैं, कितने होंगे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे डिपेंड करते हैं कि वो लूप या फिर वो आइटरेशन कितनी का परफॉर्म होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू आर हैविंग डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग सॉफ्टवेयर क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है या तो वो कभी यूज ही नहीं हुए, या फिर हमने उनको एरर्स के साथ डिलीवर कर दिया ताकि कस्टमर यूज ही नहीं कर पा रहे, उसमें बहुत सारे बग्स आ रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कस्टमर ने सॉफ्टवेयर ले तो लिया पर उसके कुछ काम ही नहीं आया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर आइदर नॉट फिनिश, या तो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है कि हमने टाइम के अंदर उसको बना के ही नहीं दिया है, या फिर यूज ही नहीं हुआ है, या फिर डिलीवर ही नहीं हुआ है टाइम पे, ठीक है, या फिर वो डिलीवर हो गया तो उसमें क्या आ रहे हैं, बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। इन ऑल दी सिचुएशन सॉफ्टवेयर क्राइसिस सेड टू बी ऑकर। हर एक सिचुएशन में क्या हो रहा है, इन सब सिचुएशन में सॉफ्टवेयर क्राइसिस हम कह रहे हैं ऑकर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टडी शो करी हुई है मैंने कि 2% सॉफ्टवेयर क्या है ही सिर्फ ऐसे होते हैं जो यूज हो रहे हैं एज इट इज, जैसे हमने उसको डिलीवर किया है। 50% ऑफ द सॉफ्टवेयर में चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं। 70% ऑफ द सॉफ्टवेयर को ऊपर दोबारा काम करना पड़ता है। 83% सॉफ्टवेयर के ऊपर मतलब डिलीवर तो कर दिए पर वो यूज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है।
50% ऑफ द सॉफ्टवेयर, या फिर 100 हम कह सकते हैं, 90%, ठीक है, ये ऐसे हैं कि पेड बट नॉट रिसीव, अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ है, मतलब विद इन टाइम वो रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सो ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स का थोड़ी सी स्टडी थी, डेटर्मिनेशन था थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस के रीजन क्या क्या है, ठीक है। सबसे फर्स्ट, सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू हार्डवेयर, ठीक है, मतलब हार्डवेयर से भी ज्यादा क्या है, कॉस्टली सॉफ्टवेयर। तो वही है, यूजर परचेज करते टाइम भी थोड़ा सा करेगा कि हमने जो बजट बोला था इससे ज्यादा उसने लगा दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि यूजर लेता ही नहीं है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इज नॉट डिलीवर्ड इन टाइम, सॉफ्टवेयर यूजर ने जो टाइम दिया था हमने उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डिलीवर नहीं किया, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर आर वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर टू हार्डवेयर। इसमें क्या है, कॉस्ट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ पर्सन मंथ, मतलब कितने नंबर ऑफ पर्सन उसके ऊपर काम कर रहे हैं पर मंथ में, उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं, DLOC, मतलब डिलीवर लाइन ऑफ कोड पर मिनट, मीन्स उसमें हमने कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इज नॉट डिलीवर्ड इन टाइम, मतलब सॉफ्टवेयर जो हमने डिलीवर करना था वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। या फिर ए 500 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी प्लान्स टू बी डेवलप्ड इन 9 months, मतलब इतने पर्सन की कंपनी थी, उसने क्या करा, सॉफ्टवेयर को प्लान करा कि ये 9 months में डिलीवर हो जाएगा और इस कॉस्ट पे हो जाएगा, लेकिन 2 साल बाद उसके ऊपर इतना पैसा लगाने के बाद भी उनका काम खत्म नहीं हुआ है, तो इस रीजन से सॉफ्टवेयर क्राइसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अनरिलायबल। अनरिलायबल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डज नॉट डू, मतलब जो फंक्शनलिटी यूजर को चाहिए थी वो काम कर ही नहीं रहा, वो तो कुछ और ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ स्केल। The ways to develop a small software having 100 lines of code will not work for large system having 1000 lines, मतलब कि छोटी प्रॉब्लम्स के लिए तो वो काम कर रहा है लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए वो काम नहीं कर पा रहा है। फिफ्थ, प्रॉब्लम ऑफ चेंज एंड रीवर्क, मतलब उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से चेंज या फिर उसके ऊपर और काम करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा और खर्चा और पैसे आएंगे, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो मेंटेनेंस करने के लिए हमें दोबारा से फिर से कोड रीड करना पड़ेगा, उसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसमें कौन कौन से चेंजेस करनी है, ठीक है। मेकिंग द चेंजेस बोथ कोड एंड डॉक्यूमेंट दोनों में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये सब हमें दोबारा से करने पड़ेगा, उसकी कम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा, और वो चेंजेस पॉसिबल करना हो भी सकता है या फिर हमें दोबारा से ही सारा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इन सब रीजन से जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो हम कह सकते हैं यूज नहीं हो पाते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस की वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस इज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एलिस्टेशन टेक्निक। सॉफ्टवेयर एलिस्टेशन टेक्निक्स, एलिस्टेशन का मतलब क्या हो रहा है कि हम अगर यूजर से रिक्वायरमेंट्स को गैदर आउट करना चाहते हैं तो हम कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करके उससे रिक्वायरमेंट्स को गैदर आउट करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट को गैदर आउट करना या फिर रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन इज मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट एरर प्रोन, मोस्ट कम्युनिकेशन इंटेंसिव स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऐसा क्यों, ये तो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। बाय चांस हमें कोई भी गलती हुई सुनने में या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो हम गलत सॉफ्टवेयर बना देंगे, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि एरर आए इसमें, ठीक है। मोस्ट कम्युनिकेशन इंटेंसिव, मतलब हमें बहुत ध्यान से कम्युनिकेशन को करना पड़ता है, ठीक है। इट कैन बी सक्सेसफुल ओनली थ्रू एन इफेक्टिव कस्टमर डेवलपर पार्टनरशिप, मतलब अगर हमारी पार्टनरशिप या फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो हम एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर को बिल्ड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट द यूजर रियली नीड, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क इसमें क्या है कि ये बताना कि यूजर को एक्चुअली में चाहिए क्या, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ एलिस्टेशन टेक्निक्स, बहुत सारी एलिस्टेशन टेक्निक्स है। सबसे फर्स्ट है इंटरव्यूज के थ्रू, मीन्स जो कंपनी जो है वो इंटरव्यू करती है इसके साथ, कस्टमर्स के साथ एंड यूजर्स के साथ जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए कि वो एक्चुअली में वो चाहते क्या। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, फास्ट या फिर जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। फोर्थ वन क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, QFD। फिफ्थ यूज केस अप्रोच, ठीक है। तो ये 5 जो है हमारे पास एलिस्टेशन टेक्निक्स है और इन्हीं को ही हम वन बाय वन रीड करने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट है हमारे पास इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू इज टू अंडरस्टैंड
इंटरव्यू हम क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि हम कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को कि वो सॉफ्टवेयर से चाहता क्या उसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू इंटरव्यू एवरी स्टेक होल्डर, अब हर एक स्टेक होल्डर का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है ग्रुप में से, ठीक है, जो मतलब उस बेस पे कि वो कितना एक्सपर्टाइज है, ठीक है। तो वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है, उसके बेस पे इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ठीक है, एंड यूजर से। सो इंटरव्यू जो होता है वो ओपन एंडेड भी होता है और स्ट्रक्चर्ड भी होता है। ओपन एंडेड में क्या होता है, मीन्स कोई भी प्रीसेट एजेंडा नहीं होता कि ये क्वेश्चन उसे पूछने हैं, ठीक है, वो भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर उसे बनवाना है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, मतलब उनका एक एजेंडा फिक्स होता है। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, इट इज ए ग्रुप टेक्निक। ये क्या है, एक ग्रुप टेक्निक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब दिमाग को पढ़ना, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल्स बैठ के क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं और अपने अपने आइडियाज देते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं कि क्या करते हैं, वो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। इट इज ए ग्रुप टेक्निक, ये ग्रुप की टेक्निक है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल्स इकट्ठे बैठते हैं, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ पीपल सिट टुगेदर एंड थिंक अबाउट ए गिवन टॉपिक। वो उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, मीन्स जो उसे सॉफ्टवेयर में फंक्शनलिटी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं, रिक्वायरमेंट्स के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे बैठते हैं और उस चीज के बारे में सोचते हैं। हर एक आइडिया जो कोई भी यूजर दे रहा है उसको क्या करा जाता है, डॉक्यूमेंटेड कर लिया जाता है, ठीक है, सो दैट एवरीवन कैन सी, ताकि हर किसी को वो आइडिया दिख सके और हर कोई बंदा जो वहाँ पे अवेलेबल है वो अपने सजेशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। हाईली ट्रेन्ड फैसिलिटेटर इज रिक्वायर्ड टू हैंडल ग्रुप बायस एंड कंफ्लिक्ट्स। तो इसमें भी एक फैसिलिटेटर को चूज किया जाता है, ठीक है, ताकि मतलब हर कोई अपना आइडिया उसको बता सके और वो फिर आगे कन्वे कर सके और सजेशंस ले सके, ठीक है। फाइनली ये डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग की हेल्प से फाइनली एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया जाता है जिसमें लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं और उनकी प्रायोरिटी, ठीक है, मतलब इसकी प्रायोरिटी कितनी है, इस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी कितनी है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते, इस टाइप से ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एक्सपेक्टेशन गैप है यूजर के बीच में और डेवलपर के बीच में, उसको क्या करना, रिड्यूस करना, कि कस्टमर क्या सोच रहे हैं उसको क्या चाहिए और यूजर क्या सोच डेवलपर क्या सोच रहे हैं उसको क्या बनाना है, उसको क्या कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में जो ब्रिज गैप है उनको कम कर सके, ठीक है। तो हर एक पार्टिसिपेंट को यहाँ पे एक लिस्ट बनाने के लिए कह दिया जाता है मीन्स एंड यूजर्स को कि उसको सॉफ्टवेयर में चाहिए क्या क्या, ठीक है, वो कैसे एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना चाहते हैं, किस तरह के वो इनपुट देना चाहेंगे और किस तरह के वो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है बता दिया मैंने, पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, नेक्स्ट प्रोड्यूस बाय द सिस्टम, कौन से आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन सा इनपुट वो दे रहे हैं यूज बाय द सिस्टम, ठीक है, ठीक है। देन द लिस्ट आर कंबाइन, फिर क्या किया जाता है, उस लिस्ट को कंबाइन कर दिया जाता है, मतलब जो डिफरेंट एंड यूजर्स ने दी, तो रिडंडेंट एंट्रीज आर एलिमिनेटेड। रिडंडेंट मींस जो सेम कॉपीज जो है, मल्टीपल एंट्रीज जो सेम टाइम रिपीट हो रही हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है और टीम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टीम्स, ठीक है। एंड फाइनली जो इंपॉर्टेंट इनपुट है उनको राइट डाउन कर लिया जाता है उस मीटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास QFP, क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट। इसमें 3 तरह से गैप को रिड्यूस किया जाता है या फिर रिक्वायरमेंट्स को लिया जाता है। फर्स्ट नॉर्मल रिक्वायरमेंट, सेकंड एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, थर्ड एक्साइटेड रिक्वायरमेंट्स। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स मतलब वही कि यूजर के गोल्स क्या क्या है। इन दिस द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ द प्रपोज सॉफ्टवेयर आर डिस्कस्ड विद द कस्टमर, मतलब नॉर्मली डिस्कस किया जाता है। सेकंड यूजर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस सॉफ्टवेयर से, उससे पूछा जाता है। थर्ड कि हम एक्साइटिंग मतलब हम और ऐसी क्या चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं कि वो यूजर को थोड़ा सा एक्साइटिंग लगे, मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, मतलब प्रेजेंट करने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, तो एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं QFD में। आइडेंटिफाई ऑल द स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब जितने भी यूजर, डेवलपर या फिर कस्टमर एंड यूजर्स इसमें यूज हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना, सबसे रिक्वायरमेंट्स को लेना कस्टमर से, ठीक है। डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस मतलब किस रिक्वायरमेंट की कितनी डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस है, मतलब ये वाली रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ये तो होनी चाहिए, ठीक है, तो इस टाइप से उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इन द एंड फाइनल लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इज कैटेगराइज्ड, मतलब एंड में क्या किया जाता है, फाइनल लिस्ट है जो रिक्वायरमेंट की उसको कैटेगराइज किया जाता है,
कि हाँ इस रिक्वायरमेंट को हम अचीव कर लेंगे, या फिर इसको स्किप कर सकते हैं, कोई रीजन नहीं है, ठीक है, या फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ उसका रीजन मेंशन करना कि हाँ ये तो होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट QFD। लास्ट अप्रोच है हमारे पास, या फिर लास्ट टेक्निक मेथड हम कह सकते हैं यूज केस अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक कंबाइंस टेक्स्ट एंड पिक्चर्स टू प्रोवाइड ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। मतलब ये टेक्स्ट और पिक्चर का यूज करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, ताकि हमें पूरे डॉक्यूमेंट को रीड ना करना पड़े, हम QFD टेक्स्ट और पिक्चर से ही समझ आए, पिक्चर से ही कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो इसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, एक्टर, यूज केसेस, यूज केस डायग्राम। तो एक्टर क्या होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट दैट लाइट्स, मतलब एक्सटर्नल एजेंट है तो आउटसाइड ही होगा सिस्टम के, लेकिन वो इंटरेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं सिस्टम से किसी ना किसी तरीके से। वो एक्टर कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई मशीन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज केसेस। They describe the sequence of interaction between actors and system। मतलब इंटरेक्शन कैसे हो रहा है एक्टर्स और सिस्टम के बीच में, वो प्रोवाइड करते हैं कि कैसे ये सिस्टम और एक्टर आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट व्हाट हैपेंस, मतलब क्या होता है, क्या आउटपुट आता है जब एक एक्टर इंटरेक्ट कर पा रहा है एक सिस्टम के साथ। So these all are the illustration techniques। नेक्स्ट है हमारे पास SRS characteristics and components। This is the last important question that we are going to study। Okay, तो इसके बाद यूनिट 1 is completed, मतलब important टॉपिक कंप्लीट हुए इस रिवीजन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट करेंगे SRS characteristics and components। सबसे फर्स्ट SRS की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। क्या है, इस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कंटेन कर रही है क्लियर कंसाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस, मतलब क्या क्या फंक्शनैलिटी, ठीक है, क्या क्या परफॉर्मेंस वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, डिजाइन को, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम, जो हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया या प्रपोज किया। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ द SRS। ये जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी, फंक्शनल परफॉर्मेंस, डिजाइन, ठीक है, यही सब क्या है, इसके कंपोनेंट्स है, और इन्हीं को ही हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तभी मैंने वहां डिस्क्राइब नहीं किया। तो सबसे फर्स्ट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, ये क्या करता है, सिस्टम की फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। फंक्शनैलिटी इन द सेंस कि कैसे हम इसको इनपुट दे रहे हैं और क्या ही आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द डाटा इनपुट्स, देयर सोर्सेज एंड यूनिट्स ऑफ मेजर, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन की कौन कौन से इनपुट, सारे इनपुट जो हम दे रहे हैं, ठीक है, सोर्स क्या क्या है, कैसे मेजर हो रही है यूनिट, कैसे वो हमें आउटपुट परफॉर्म करके दे रहा है। ऑल द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द इनपुट डाटा, कितने ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर पा रहे हैं इनपुट डाटा के ऊपर, ताकि हमें, मतलब कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं ताकि हमें स्पेसिफिक आउटपुट मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट है द सिस्टम बिहेवियर इन अबनॉर्मल सिचुएशन। अगर कोई अबनॉर्मल सिचुएशन अगर हो भी जाती है तो सिस्टम उस केस में क्या कैसे बिहेव कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। हाउ द सिस्टम परफॉर्मेंस इन केस ऑफ अबनॉर्मल एंड नॉर्मल सिचुएशन, मतलब कोई सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट होती है या फिर अफेक्ट नहीं होती है, तो कैसे बेटर वे में फिक्स रहती है नॉर्मल और अबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। एक तो हमारी है स्टैटिक रिक्वायरमेंट और एक है डायनामिक रिक्वायरमेंट। स्टैटिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, दीज आर द रिक्वायरमेंट दैट स्पेसिफाइज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, उसको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ टर्मिनल्स टू बी यूज्ड, नंबर ऑफ यूजर्स टू बी सपोर्टेड, कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, देयर टाइप्स, उनका साइज। तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक रिक्वायरमेंट्स या फिर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक रिक्वायरमेंट्स। डायनामिक रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट ऑन द एग्जीक्यूशन बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, मतलब कि जब सिस्टम इनपुट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं, वो क्या है उनको स्पेसिफाई करता है। दीज टिपिकली इंक्लूड, तो इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती है डायनामिक रिक्वायरमेंट के अंदर, एक तो रिस्पॉन्स टाइम को डिटरमाइन करता है ये, दूसरा थ्रूपुट है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन ऑपरेशन अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, मतलब कितने टाइम के अंदर अगर हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमें आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कितना रिस्पॉन्स टाइम उसको चाहिए, रिस्पॉन्स देने में वो कितना टाइम ले रहा है, कितना एक्सपेक्टेड टाइम ले रहा है। नेक्स्ट है थ्रूपुट।
थ्रूपुट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें उसको ऊपर परफॉर्म करने पड़ रहे हैं तब वो हमने जाके हमारा आउटपुट प्रोवाइड करना है। थर्ड है यहाँ पे डिजाइन कंस्ट्रेंट्स। डिजाइन कंस्ट्रेंट में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स या फिर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सो इसमें भी तीन टाइप्स है। स्टैंडर्ड रेस्ट्रिक्शन की मतलब रिपोर्ट अगर हम उसकी बना रहे हैं सॉफ्टवेयर की तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसके डाटा की नेमिंग किस टाइप से करनी है, क्या हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस की जो उसकी एबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको कैसे टॉलरेट करता है, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, प्लेस रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, मतलब अगर कोई अनऑथराइज्ड एसेस आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने का ट्राई कर रही है, ठीक है, तो कौन सी कंस्ट्रेंट वगैरह, सिक्योरिटी अगर आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो आपको कौन कौन से कंस्ट्रेंट को फॉलो करना पड़ रहा है, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। ऑल द इंटरेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विद पीपल, हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। मतलब एक्सटर्नल इंटरफेस मतलब कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या फिर पीपल है, चाहे वो पीपल है, चाहे वो हार्डवेयर है, चाहे वो कोई और सॉफ्टवेयर है, अगर हमारा सॉफ्टवेयर उनके साथ एक्सटर्नली इंटरेक्ट करना चाह रहा है तो वो कैसे कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस। तो एसआरएस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सबसे पहले कंप्लीटनेस, जो सॉफ्टवेयर है शुड बी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस मतलब कि हर एक कंडीशन के अंदर, हर एक सिचुएशन के अंदर जो भी अगर उसमें कोई स्टेटमेंट मेंशन है तो उसका मतलब जितने भी पीपल उसको रीड कर रहे हैं हर एक के लिए मीनिंग जो है वो सेम ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेवलपर उसको कुछ और समझ रहा है और डिजाइनर उसको कुछ और समझ रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंट होना चाहिए, मीन्स कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के बीच में। मॉडिफाइएबल, बाद में उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। वैलिड मीन्स a valid SRS is that where all parties related to the project can understand and accept it। मतलब यहाँ पे जो भी पार्टीज हैं, जो भी कस्टमर यूजर्स हैं, वो उस प्रोजेक्ट को समझ पा रहे हैं, उनके लिए वो प्रोजेक्ट ठीक है और वो उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो जाके हमें क्या सेटिस्फेक्शन होती है, दैट आवर सॉफ्टवेयर इज वैलिड। ओके, so these all are the important topics related to unit 1. I hope you will like it. Please provide me the feedback in the comment section. Okay, subscribe the channel, please like the video and share it with your friends. So let's meet in the next lecture. Thank you all.